हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट्स से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे। आज हम लोग रक्त ब्लड का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट में यह कंप्लीट हुआ है और यह 5वां पार्ट होगा जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी गाढ़ा है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। इसका pH मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त शरीर में गैसों, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थ आदि की संरचना के लिए माध्यम उपलब्ध करवाते हैं। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मीजोडर्म में होता है। ठीक है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। रुधिर के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो प्लाज्मा होता है 55 से 60% और ब्लड कॉपर्कल्स यानी रुधिराणु जो होता है 40 to 45% होता है। प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रोनिजन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी। ब्लड कॉपर्कल्स में पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें से 90% जल और 10% भाग प्रोटीन होता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रोनिजन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। इसमें एंटीबॉडी भी पाया जाता है, यहाँ लिखा नहीं है इसमें। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने यानी जमाने में मदद करता है। सीरम किसे कहते हैं? जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। रुधिराणु यह रक्त का कणिका भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है। हम थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन जो है गलत कर देते हैं, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। ठीक है। यानी कॉर्पस्कल्स का 99% क्या होता है? भाग जो होता है वह आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। इसके अंदर केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी लिवर एवं प्लीहा स्प्लीन में होता है। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है। इसका मुख्य कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। पुरुष मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम पर 100 ml होता है और फीमेल में यह 13.9 मिलीग्राम 100 ml में होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया यानी रक्तहीनता नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। श्वेत रक्त कणिका यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। इसकी संख्या 8000 से 10,000 होती है। यह कोशिकाओं में क्या है? सबसे बड़ी है और इसकी संख्या जो है 8000 से 10,000 होती है। इसमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग का दिखता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित यानी अमीबा का आकार का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात देखें तो 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में वृद्धि
श्वेताणु वृद्धि यानी ल्यूकोसाइटोसिस एवं उनकी संख्या में कमी होना श्वेताणु ह्रास यानी ल्यूकोपेनिया कहलाती है। WBC कई प्रकार के होते हैं। इस्नोफिल, बेसोफिल बैक्टीरिया का बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो देखिए, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तब इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़े थे। चलिए यहाँ अभी आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स कनिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है या घाव भरने में सहायता करती है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। इसे जीवाणुभक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, जिनमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाता है। लिम्फोसाइट्स में टी सेल और बी सेल पाई जाती है। बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा टी सेल करती है। HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। यह अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है जो अत्यधिक बड़ी कोशिका यानी मेगा कारियोसाइट्स अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका में के विखंडन से बनती है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन का होता है और इसकी संख्या जो है प्रति घन मीटर 2 से 3 लाख होती है। अगर डेंगू बीमारी हो गया है तो उसमें आपको पता चलेगा कि 80,000 से भी कम हो गया है प्लेटलेट्स। रक्त का कार्य क्या है? यह पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करना। रक्त हार्मोन CO2 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि को अंगों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में प्लीहा प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। रक्त शरीर के pH को नियंत्रित करता है। लसिका लिम्फ, यह हल्के पीले रंग का तरल होता है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है जिससे लसिका निकाल कर आगे प्रवाहित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। याद रखिएगा, पोलियो बीमारी में क्या प्रभावित होता है? लसिका तंत्र। देखिए, आपको लग सकता है कि हम बस रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में पहले ही आपको सब कुछ समझा चुके हैं जब हम थ्योरी क्लास ले रहे थे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जाकर देखिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो डायरेक्ट रिवीजन क्लास देखने का ज़रूरत नहीं है, पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 सब देख लीजिए। ठीक है, चलिए। रक्त का थक्का बनाना या जमाना। शरीर में जो कहीं किसी स्थान पर कट लग जाता है तो वहाँ पर रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। वहाँ रक्त जब जमता है तो ठीक है, यह थक्का 2 से 5 मिनट की क्रिया में बनता है जिसे कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। और रक्त का थक्का कैसे बनता है? सबसे पहले कहीं कट लग जाए तो शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त जो होता है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है उसमें जो थ्रोम्बोसाइट होता है यानी प्लेटलेट्स होता है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वह कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन की सहायता से थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? रक्त में ही कैल्शियम होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, दोनों को मिला के क्या करता है? थ्रोम्बिन बनाता है। और उसके बाद थ्रोम्बिन जो है वह फाइब्रोनिजन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन रुधिराणु यानी रेड ब्लड सेल के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, जालीनुमा संरचना बना देता है। चलिए अब चलते हैं, रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ क्या है? विटामिन के। विटामिन अगर पूछा जाए तो विटामिन के ज़रूरी है। रुधिराणु कौन सा? तो थ्रोम्बोसाइट। धातु कौन सा? कैल्शियम। प्रोटीन फाइब्रोनिजन तथा प्रोथ्रोम्बिन। ब्रेन हेमरेज में नसों के फटने में किस विटामिन का कारण होता है? तो ब्रेन हेमरेज में होता क्या है? रक्त जो है शरीर के अंदर मतलब कि ब्रेन के अंदर ही जमा हो जाता है। ठीक है, वह क्लॉटिंग हो जाता है। तो यह किस कारण से होगा? ब्लड क्लॉटिंग।
विटामिन के कारण होता है। ठीक है, शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हिपेरिन को एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। हिपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता, अतः काटने पर रक्त का बहाव रुकेगा। यह बीमारी जो है नहीं रुकेगा। रक्त अगर हीमोफीलिया बीमारी हो गई है तो जब आपका कहीं पर भी कट लगेगा तो रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं और यह बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था। चलिए रक्त समूह की बात करें तो देखिए हम लोग रक्त समूह के बारे में बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में पढ़े थे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। यह 4 प्रकार का होता है और यह आरबीसी में एक विभिन्न प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की संरचना होती है और वह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। ठीक है, इस एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटते हैं। एंटीजन ए अगर होगा तो ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, एंटीजन बी अगर होगा तो ब्लड ग्रुप बी कहेंगे, अगर दोनों है तो ए बी कहेंगे। ठीक है, और कोई भी नहीं है तो क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है और यह प्लाज्मा में पाया जाता है। तो रुधिर वर्ग देख लीजिए, ए बी और ओ। तो ए में एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। बी में एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। ठीक है, ए बी में कोई भी नहीं होगा। ओ में एंटीजन कोई भी नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों है। ठीक है, आरएच फैक्टर देखते हैं। इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने की थी। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे आरएच कहते हैं। जिसमें आरएच उपस्थित रहता है उसे आरएच पॉजिटिव कहा जाता है और जिसमें नहीं उपस्थित रहता है उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। 95% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहते हैं। ब्लड बैंक में यह 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। 1 यूनिट में 200 ml रक्तदान कर सकते हैं। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये के बीच रहता है। जब हम रक्त का आधान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच फैक्टर का भी मिलान करते हैं। यदि हम आरएच पॉजिटिव का रक्त किसी आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे देते हैं तो पहली बार में कुछ नहीं होता है, किंतु आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। किंतु दूसरी बार आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। इसे रक्त को अभिश्लेषण कहते हैं। देखिए यदि हम आरएच प्लस वाले व्यक्ति को किसी आरएच माइनस वाले व्यक्ति को दे दें तो पहली बार में कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरी बार में क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार में तो जब कोई अजनबी चीज़ रहता है तो बॉडी कहता है कि ठीक है अभी तो मेरे पास कोई उसका सिक्योरिटी गार्ड यानी एंटीबॉडी जो रहता है वो देख रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, उसके बाद देखते देखते क्या करता है वो एंटीबॉडी बना लेता है अपने बॉडी में। ठीक है, अगली बार जब हम देते हैं तो वो फिर दिक्कत करने लगता है। ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा आरएच पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बातें याद रखना है आपको। पहला तो सबसे पहले आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड जो है आरएच नेगेटिव के अंदर जाएगा तब वो दूसरी बार में रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कि देने वाला कौन है? पॉजिटिव, और लेने वाला कौन है? माइनस। ठीक है, यानी नेगेटिव। ये बार बार पॉजिटिव वाला जाएगा, आरएच पॉजिटिव वाला। ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास बार बार जाएगा तो इससे मतलब पहली बार में तो दिक्कत नहीं होगा, दूसरी बार में उस व्यक्ति की
मौत हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा, मतलब अगर प्लस वाले के अंदर माइनस वाला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को स्वीकार कर सकता है लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं स्वीकार करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास यह अजनबी हो जाता है कि ये क्या ब्लड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो RH आता है वह RH को देखा ही नहीं है कभी, इसीलिए उसको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाले के पास क्या है, जैसे इसको अगर हम ठीक से समझें, देखिए A पॉजिटिव A नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए A पॉजिटिव वाले को देते जा रहे हैं, या नेगेटिव मतलब हुआ कि RH है ही नहीं, ठीक है। A नेगेटिव हो गया ये, तो इसके बाद RH ये जो है बार बार अगर जाता है, ठीक है, तो यहाँ प्लस है, फिर एक बार जाता है यहाँ प्लस है, तो ब्लड को समझ में नहीं आता इसके वाले को, इस आदमी को, कि ये क्या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसलिए वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, इसको पहचानता ही नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, ठीक है, मान लीजिए इसका उल्टा होता है, क्या उल्टा होगा कि ये वाला ब्लड जो है इसमें जाता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ A आया, यहाँ भी A आया, तो यह कम से कम A को पहचान रहा है, ठीक है। तो इसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है पर सीवियर दिक्कत नहीं होगा, मौत नहीं हो सकती है। कितना बार भी डाला जाएगा तो मौत नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए और दे दिए बार बार दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं, यानी प्लस वाले के को देते हैं माइनस वाले में, ठीक है, इसमें देते हैं माइनस, मतलब वो है ही नहीं, RH नहीं है। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें, ARH, ठीक है, और A कुछ नहीं, ठीक है। तो यह जो देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ARH आएगा, ठीक है। तो यह जो देखता है कि अलग क्या है तो उससे वह घबरा जाता है उसका बॉडी, और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। लेकिन अगर इसको देंगे तो यह A आएगा यहाँ पर, तो उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, हम इसके पास RH भले ना हो हम, लेकिन A तो है, A को तो वह पहचान रहा है। तो जब कोई चीज़ को नहीं पहचान रहा होता है बॉडी, तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि A पॉजिटिव का ब्लड A नेगेटिव में जाएगा तब दूसरी बार में मतलब कि दिक्कत होगा, ठीक है। पहली बार में दिक्कत नहीं होगा, दूसरी बार में उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और बहाव जो है चिपचिपा हो जाएगा, जो भी हुआ, क्योंकि उसको मारने का कोशिश किया जाता है एंटीबॉडी द्वारा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है तो मत लगाइएगा टिक, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में पिता का जो है रक्त वह RH पॉजिटिव है और माता का RH नेगेटिव है। इसको याद रखिएगा कि माता का नेगेटिव ही होना चाहिए, अगर माता का पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसको थ्योरी क्लास में हम बताए भी थे कि बहुत तरीके से बताए थे कि कब कब दिक्कत होगा। अगर आप नहीं देखें तो पिछला क्लास जाके देखिए, आपको पता चलेगा। चलिए, तो यदि पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव है, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारा केस था, हम आपको सारा केस पिछले क्लास में बताए थे। माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव, तो देखिए ये वाला हम आपको याद दिलवाए थे कि कैसे होता है। इसको ना सॉल्व करने सीख लीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिए O के पास O रहता है, ठीक है। A के पास A और O रहता है, ठीक है। इस तरीके से अगर क्रॉसिंग होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से या इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब या इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देखिए चार तरीके से क्रॉसिंग हो सकता है। O वाले के पास O, A वाले के पास A और O, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है OO AO, ठीक है। या BO, ठीक है। क्रॉसिंग कैसे होगा यह देखिए, यहाँ पर O है, इसका 4 क्रॉसिंग हो सकता है, एक बार तो इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। फिर इसको अगर हम देखें तो इसके साथ अगर होगा तो OA बनेगा, OA, ठीक है। इसके साथ अगर होगा तो OO बनेगा, ठीक है। इसको अगर फिर से देखेंगे, इसके साथ अगर होगा तो OA बनेगा और OO बनेगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके का बच्चा पैदा हो सकता है। ये बच्चा हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर A रहता है, कोई एंटीजन अगर रहता है तो उसी के जैसा दिखता है, ठीक है। अगर इसमें O नहीं दिखेगा, A है तो A ही जैसा दिखेगा, O है तो केवल O जैसा दिखेगा, ठीक है। जो एंटीजन रहता है उसी तरह, मान लीजिए कि अब हम AA को देखते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर देखिए, AA को देखते हैं, A को देखते हैं, ठीक है, कि पिता और माता दोनों AA है।
तो इसके पास क्या ओ ए है पिता के पास और ओ ए है माता के पास। इसका क्रॉसिंग कैसे होगा, इसके साथ होगा तो ओ बन जाएगा, इसके साथ होगा तो ओ ए बन जाएगा, ठीक है। इसके और इसके होगा तो ओ और ए बनेगा, इसका और इसके होगा तो ए बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिख सकता है, इसमें ओ हो सकता है, ए हो सकता है, यही दोनों तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ए दिखाई दे रहा है, ए या बी कोई भी दिखाई दे रहा है तो वही मतलब अगर ए या बी दोनों में से कोई भी है तो वही दिखाई देगा, अगर कुछ नहीं है तब ओ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए अब हम लोग बॉम्बे रक्त समूह की खोज बॉम्बे रक्त समूह के बारे में पढ़ते हैं। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है, ठीक है। ए बी नहीं होता है, ओ भी नहीं होता है, ए बी भी नहीं होता है, ठीक है। किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, RH फैक्टर भी नहीं होता है, और हम इसमें बताए थे कि H भी नहीं होता है। H किसको कह रहे हैं, एक ब्लड है, इसमें ऐसे ऐसे और RH फैक्टर इस तरीके से, ठीक है। तो RH फैक्टर नहीं रहता है, ए भी नहीं रहता है, मतलब ए बी जो भी है वो भी नहीं रहता है, और इसको H कहते हैं, ये जो लंबा लाइन है उसको H एंटीजन कहते हैं, वो भी नहीं रहता है, ठीक है। तो सिंपल कैसा रहता है, ऐसा गोल रहता है। देखिए अगर कुछ नहीं, एक सेकेंड, यहाँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। देखिए इसको क्या कहेंगे, इसको ए पॉजिटिव कहेंगे, इसको बी पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ओ कहेंगे, ठीक है। अगर केवल ये डिज़ाइन दिया हुआ तो ए कहेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा केवल गोल, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, तो इसको कहेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं होता। इसको कब खोजा गया था, 1952 में बॉम्बे के डॉक्टर ने खोजा था, YM भिंडे ने खोजा था बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है। अब चलिए वन लाइनर फैक्ट्स देखिए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का रक्त होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स है लसिका में पाई जाने वाली कणिका, घाव भरने के लिए सहायता करती है लसिका। शरीर में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। हेमोग्लोबिन है मानव शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरिन। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनेजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है, तो नेफ्थोक्यूनोन। उसके बाद आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, कैल्शियम। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है, तो कान, गर्दन और पेड़ू में। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते, तो धमनी में। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का। सबसे बड़ी लसिका उत्तक है प्लीहा। लैंडस्टीनर तथा विनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था जिसको RH फैक्टर कहते हैं। WBC का निर्माण कहाँ होता है, लिम्फ नोड में। रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन का संबंध निम्नलिखित में से किस कथन से है, तो इसमें लोहा होता है, लौह होता है, सॉरी। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। यह एक संयोजी उत्तक है। रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता है, तो ओ नेगेटिव होना चाहिए रक्त वर्ग। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिनका रक्त वर्ग हो किसी भी वर्ग का। AB किसी भी वर्ग का ले सकता है। RH कारक का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टर्नर की। रक्त का pH मान होता है 7.4। उसके बाद शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है, तो पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा, तो वह A और O कोई भी हो सकता है, ठीक है, केवल O नहीं होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति का
पीएच स्तर क्या होता है, तो वही 7.4 आसपास। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट से है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो कौन सा रक्त समूह दिया जाएगा, तो ओ नेगेटिव दे दिया जाएगा। ठीक है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का। WBC बनाना तथा RBC का विनाश होता है। प्लीहा में रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थिमज्जा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम डेसीमीटर में। उसके बाद मनुष्यों के रुधिर में प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर की संख्या में पाया जाता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। यह इनका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत में। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणालियों में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, WBC। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण के विरुद्ध। ठीक है, तो रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो MCQ है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।